तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मई 2026 आ चुका है और दुनिया एक बार फिर एक बेहद जानलेवा वायरस के साये में है। आज के इस गंभीर विश्लेषण में हम इबोला के इस नए ग्लोबल इमरजेंसी की पूरी पिक्चर समझने वाले हैं। आखिर ये नया संकट शुरू कहाँ से हुआ और इससे बचाव के क्या तरीके हैं, आइए जानते हैं। ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हालात थोड़े चिंताजनक हैं। अफ्रीका के कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डीआरसी और युगांडा में इबोला का एक नया और बहुत तेजी से फैलने वाला आउटब्रेक सामने आया है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स की माने तो ये संदिग्ध बुंडीब्यूगो स्ट्रेन हो सकता है, जिसने केसेस और मौत का आंकड़ा अचानक से बढ़ा दिया है। ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, इस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। इस खतरे की रफ्तार देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने इसे फॉर्मली PHEIC घोषित कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। आसान भाषा में कहें तो ये असाधारण कदम केवल तभी उठाया जाता है जब कोई बीमारी पूरी दुनिया के लिए सच में एक बड़ा खतरा बन जाती है और तुरंत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होती है। यही वजह है कि ग्लोबल हेल्थ एजेंसीज इस समय पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। वैसे देखा जाए तो इस वायरस से इंसानों की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस हेमोरेजिक फीवर पैदा करने वाले वायरस का नाम दरअसल एबोला नदी पर रखा गया था, जहां इसे पहली बार 1976 में खोजा गया था। तब से लेकर अब तक जायरस स्ट्रेन को सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता रहा है। और अब मई 2026 में हम एक बार फिर उसी पुराने और खौफनाक दुश्मन का एक नए प्रकोप के रूप में सामना कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये आखिर आता कहाँ से है। सच कहें तो थोड़ी हैरानी होती है कि एक आम सा दिखने वाला फ्रूट बैट यानी चमगादड़ इतने बड़े ग्लोबल क्राइसिस की वजह बन सकता है। ये वायरस नेचर में इन्हीं चमगादड़ों के अंदर पनपता है, फिर वहां से ये स्पिल ओवर करता है, मतलब जानवरों से निकलकर सीधे इंसानों की आबादी में आ जाता है। एक क्लासिक ज़ूनोटिक डिजीज जहां वाइल्ड लाइफ के साथ थोड़ा सा संपर्क भी भारी तबाही का कारण बन जाता है। एक बार जब यह वायरस इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है? इसके लक्षण आने में 2 से 21 दिन तक का इंक्यूबेशन पीरियड लगता है। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल तेज बुखार या भयंकर सिरदर्द हो। अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है, लेकिन थोड़े ही दिनों में सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। गंभीर उल्टी और डायरिया के बाद आता है सबसे डरावना फेज, आंतरिक रक्तस्राव। मुंह, आंख और नाक से खून आना और आखिर में शरीर के अंगों का पूरी तरह से काम करना बंद कर देना। सच में ये वायरस बहुत भयानक है। नंबर्स की बात करें तो स्थिति और भी गंभीर लगती है। इसकी मृत्यु दर का आंकड़ा देखें तो इन्फेक्शन होने पर औसतन 50% लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। हालांकि अलग अलग आउटब्रेक्स में ये रेट 25% से लेकर 90% तक भी देखा गया है, पर यह 50% का एवरेज भी अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला है। मतलब संक्रमित होने वाले आधे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसी वजह से इसे पृथ्वी के सबसे घातक वायरसों में गिना जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम क्लियर करना जरूरी है। अक्सर हमें लगता है कि ऐसे डेडली वायरस हवा से फैलते हैं, लेकिन इबोला के केस में ये बिल्कुल गलत है। ये हवा में तैरकर किसी का शिकार नहीं करता। इसका ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब कोई इंसान किसी संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थों जैसे खून, उल्टी या मल के सीधे संपर्क में आता है। बस यही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें बचाव का रास्ता दिखाता है। और इसी डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से कुछ खास स्थितियां सच में सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन जाती हैं। सबसे बड़ा रिस्क कहां है? पहला, पारंपरिक अंतिम संस्कार। जब शोक में डूबे लोग मृत शरीर को छूते हैं तो संक्रमण आग की तरह फैलता है। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा अस्पतालों में है। अगर डॉक्टरों और नर्सेस के पास प्रॉपर PPE किट्स ना हो तो दूसरों की जान बचाते बचाते वे खुद इस जानलेवा वायरस का सीधा शिकार हो जाते हैं। तो भारत के लिए इसका क्या मतलब है? खैर, राहत की बात यह है कि इस वक्त हमारे यहाँ 0 मामले हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है और सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किसी भी संभावित खतरे को देश में घुसने से रोकने के लिए हवाई अड्डों पर सख्त सीमा स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। आखिर प्रिवेंशन ही सबसे बेहतर इलाज है और वायरस को बॉर्डर्स के बाहर ही रोक देना हमारी पहली प्रायोरिटी है। एक और अच्छी खबर यह है कि मेडिकल साइंस अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। हमारे पास ट्रीटमेंट के सॉलिड ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मरीज को सपोर्टिव केयर दी जाती है, जैसे तरल पदार्थ, ऑक्सीजन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पर सबसे बड़ा गेम चेंजर है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जैसे REGN-EB3 और MAB-114, जो काफी कारगर साबित हो रहे हैं। और हाँ, उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए अब वैक्सीन भी उपलब्ध है। इस लड़ाई में ये मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी जीत है।
प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो जो लोग इस वक्त अफ्रीका या किसी भी प्रभावित क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए अत्यधिक सावधानी बरतना कोई विकल्प नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। हर तरह के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को सख्ती से फॉलो करना और किसी भी तरह के शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से बचना बिल्कुल क्रूशियल है। यही वो कदम है जो इन्फेक्शन की चेन को तोड़ सकता है। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे जहन में एक बड़ा सवाल रह जाता है, क्या इस तरह के ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस हमारे अंदर सिर्फ डर और घबराहट पैदा करते हैं, या फिर इन वायरसों के काम करने के तरीके को गहराई से समझना और वैज्ञानिक तथ्यों को जानना हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? डर से कहीं बढ़कर सही जानकारी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इसी जागरूकता के साथ दुनिया किसी भी संकट का सामना कर सकती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। हमेशा याद रखें, जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।